नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ धमाकेदार एमसीक्यू लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आज हम उन पे बात करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों को आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जो लेजिस्लेचर स्टेट का बना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इसमें देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और गवर्नर जो मिल के होते हैं वो किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है जहाँ पे कानून बनाया जाता है वो होता है। साथ ही साथ गवर्नर के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो दो पार्ट होते हैं सदन के, वो भी आते हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 1996 में आया है। आर्टिकल 168 कहता है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बना है। अभी हमारे पास आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोगों का सी होगा। तो अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अब विधान परिषद। तो जो विधान परिषद के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद के बारे में बात करता है। ये बताता है कि विधान परिषद का जो आर्टिकल है, जो विधान परिषद दिया है वो आर्टिकल 171 में दिया है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राइट मेथड होता है इस्टेब्लिश करने का सेकंड चैम्बर अगर आप स्टेट में इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके लिए प्रपोजल चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली से, जहाँ पे जो फुल मेजोरिटी होनी चाहिए। जो फुल मेजोरिटी से अगर कोई कानून पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो हम उसको कह सकते हैं कि राइट मेथड है इस्टेब्लिश करने का या सेकेंड चैम्बर को हटाने का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आर्टिकल 169 1 सब क्लास 1 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अगर कोई भी किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट को एबॉलिश करना चाहती है, कोई नए काउंसिल का क्रिएशन करना चाहती है, तो उसके लिए उसको मेजोरिटी जो रिजर्वेशन स्टेट से पास करना पड़ेगा, जहां टोटल मेंबर असेंबली के और मेजोरिटी 2/3 कम से कम मेंबर उस असेंबली में प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन क्रिएटेड एंड कैन बी एबॉलिश। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्रिएट किया जा सकता है और एबॉलिश किया जा सकता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जब वो रिजोल्यूशन पास कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू रिसॉल्व द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उसको क्रिएशन करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का या कुछ भी रिसॉल्व करना है जो समस्या है, तो उसके लिए हमारा आर्टिकल 179 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ एबॉलिशन ऑफ काउंसिल। अगर कोई प्रोविजन दिया गया है कि जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको कैसे एबॉलिश किया जाएगा, कोई स्टेट की जो काउंसिल है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे दी है। तो ये आर्टिकल 169 जो है वो ये बताता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्रिएट कर सकते हैं और एबॉलिश कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर क्या होगा क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना चाहते हैं स्टेट में, तो उसके लिए जो प्रोसीजरल रूल है कि वो किस तरीके से क्रिएट होगी, कौन कौन लोग उसमें सहमत रहेंगे, कैसे उसको क्रिएट करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर हैं, कौन कौन से फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो वो आर्टिकल 169 में दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होंगे। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनके माध्यम से कंसीडर करने का प्रयास करते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट
इंडिया का जो है वो लार्जर साइज में हो सकता है क्या, अगर हाल्फ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पर्टिकुलर स्टेट की, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई नियम नहीं दिया है। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट का कोई जो गवर्नर है क्या वो चेयरमैन लेजिस्लेटिव स्टेट में काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे नीदर 1 and 2 राइट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कितने मेंबर नॉमिनेट होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नर के द्वारा, तो इसमें 1/3 जो टोटल मेंबर होंगे काउंसिल के वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको नॉमिनेट करेगा या इतने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है स्टेट गवर्नर। तो ये आर्टिकल 171 सब क्लास 3 में दिया है। ये कंसीडर करने के बाद ये जो रिमाइंडर नॉमिनेटेड मेंबर बचते हैं, ये जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोई सोशल सर्विस करे हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको अभी 1/10 पढ़ के हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो नन ऑफ द अबव इज अ राइट ऑप्शन। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वर नॉट चूजन बाय विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, तो हमने देखा कि लोकल बॉडी पंचायत से आ सकते हैं, टीचर हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है कोई, लेकिन इंडस्ट्रिस्ट नहीं हो सकता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट बी एबॉलिश, कौन सा ऐसा वो है जो डिजॉल्व की नहीं किया जा सकता लेकिन वो एबॉलिश किया जा सकता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, वो चलती रहेगी लेकिन एबॉलिश हो सकती है, ख़त्म नहीं होगी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारे आर्टिकल 179 में दिया है, 69 में, राज्यसभा ना तो डिजॉल्व कर सकती है, उसके पास ये पावर है, ना ही वो एबॉलिश कर सकती है। लोकसभा और स्टेट असेंबली कैन नॉट बी एबॉलिश, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एबॉलिश नहीं कर सकते लेकिन डिजॉल्व जरूर कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। व्हाट इज द टेनर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेनर होगा कि कितने समय के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, तो वो 6 साल के लिए होगी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अभी इन 4 ऑप्शनों में सिर्फ बिहार में एलिजिबल है, तो ऑप्शन 4 जो है 40 BPSC में सवाल पूछा जा चुका है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने कुछ और अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनके बारे में बात करने का प्रयास करता हूँ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, तो मैक्सिमम नंबर मेंबर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैं वो कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 500 मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट में हो सकते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग आर्टिकल, जो फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनके लिए जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन दिया गया है वो 170 में इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की हैं वो दी गई हैं। मिनिमम एज लिमिट कितनी प्रिस्क्राइब की गई है जो मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, तो जो मेंबरशिप मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 25 साल दी गई है। आर्टिकल 173 भी जो है 25 ईयर एज से कम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 173 बी में दिया है कि मिनिमम एज अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की 25 साल होनी ही होनी चाहिए, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की 30 साल होनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे 25 साल है। जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 333 ये बताता है, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि गवर्नर अगर चाहे तो अपने ओपिनियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अगर ज़रूरत है या प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में या एडिक्वली वो रिप्रेजेंट नहीं किए जा रहे, तो वो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है इस कम्युनिटी से असेंबली के लिए। तो ये जो अभी है 25 जनवरी 2020 को इसको पूरी तरीके से 104th अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 333 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
हैज लार्जेस्ट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में सबसे ज़्यादा मेंबर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश से स्टेट लेजिस्लेटिव में 68 मेंबर हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ, तो ये तो क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म, कौन कौन सी जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो जम्मू कश्मीर और डिवीज़न के बाद उनका कोई भी जो लेजिस्लेचर खुद का नहीं है। तो अभी लद्दाख जो है उसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है कि वो कानून बना सके। वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पे ही अभी डिपेंड है, क्योंकि वहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड देती है, इस आधार पे वहाँ किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा डिपेंड करेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख जो है वो उसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अब स्पेशल जो सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि उसको भी ये लेजिस्लेचर का अधिकार मिले या उनका खुद का लेजिस्लेचर हो। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो स्टेट असेंबली कंडक्शन जो है वो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है आर्टिकल 3 से 24 में जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात दी है, वही कंडक्ट करेगा। हु एमंग फॉलोइंग द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो क्वेश्चन है डिसाइड करेगा कि किस मेंबर या किस हाउस जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का है उसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो ये पावर जो है कि कौन सा मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, ये गवर्नर के पास है। आर्टिकल 192 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि अगर क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर के बीच में आता है तो क्वेश्चन जो रिफर किया जाएगा या जो डिसीजन होगा गवर्नर का या उसका डिसीजन वो फाइनल होगा। और ये सारी चीज़ों में गवर्नर अगर ओपिनियन ले सकता है इलेक्शन कमीशन का, अगर उसको कुछ ऐसा ओपिनियन चाहिए तो। फाइनल डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव टेकन बाई गवर्नर, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिजर ऑफिस इफ सीज टू बी ए मेंबर, हाँ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर अपना ऑफिस छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, उस दिन से उसकी ऑफिस खत्म हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो क्या स्पीकर तुरंत अपनी ऑफिस छोड़ देगा, ये कहीं पे नहीं दिया है। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें दिया है कि स्पीकर अगर असेंबली से खुद से जाना चाहे तो वो पूरी तरीके से उसको वैकेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो ऑफिस के पहले कुछ 3 केसेज हैं कि सीज टू बी मेंबर, वो असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा, वो डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन देगा। अब अगर वो रिमूव होता है तो उसके खिलाफ रिजर्वेशन मेजोरिटी से पास होगा। 179 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करता है कि वो अपना वोकेशन के कारण या रिजाइनेशन या रिमूवल या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असेंबली को रिजाइन दे सकता है। ये सारी चीज़ें स्पीकर अगर ऑफिस डिसॉल्व होती, असेंबली डिसॉल्व होती तो स्पीकर तुरंत ऑफिस इमीडिएटली नहीं छोड़ेगा जब तक कि पहली मीटिंग या असेंबली हो नहीं जाती है डिसॉल्वेशन के बाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 1 होगा। द स्पीकर कंटिन्यू टू द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसॉल्वेशन ऑफ असेंबली अंटिल द immediately before the first meeting of assembly constitute after dissolvation, तो राइट ऑप्शन ये होगा। हु अमंग फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस द प्रोटेम स्पीकर डिप्टी स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन रहे थे, तो उस समय राम किशोर शुक्ला जो हैं वो उस समय प्रोटेम स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। विधानसभा को कौन प्रोरोगेटिव कर सकता है, तो विधानसभा को प्रोरोगेटिव गवर्नर कर सकता है आर्टिकल 174 सब क्लास 2 के तहत। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करेक्ट ऑर्डर प्रोसीडिंग मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ओथ एंड अफर्मेशन होगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन गवर्नर को एड्रेस दिया जाएगा। जब ओथ एंड अफर्मेशन हो जाएगी, शपथ हो जाएगा, तो गवर्नर को एड्रेस किया जाएगा कि वो उस पर बोले। फिर इसके बाद हम मिनिस्टरों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद अगर कोई डेथ मेंशन हुई तो वो करेंगे। तो 3, 2, 1 इज अ राइट ऑप्शन। विच
ज़्यादा क्वायरम कितना रिक्वायर्ड है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग बुलानी तो कितना होल्ड करना चाहिए, तो कम से कम जो है वो 1/10 मेंबर टोटल होना चाहिए। जो ज़्यादा होंगे उसी के आधार पे क्वायरम बुला लिया जाएगा। आर्टिकल 189(3) इसके बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ फॉलोइंग एस्टीमेट डू नॉट कम। एस्टीमेट कमेटी के अंदर कौन नहीं आता है, तो जो होम डिपार्टमेंट है वो स्टेट एस्टीमेट कमेटी के अंदर नहीं आता है। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो कृपया चैनल से जुड़े रहें। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट कर सकती है, और जो मेंबर राज्यसभा के हैं उनके इलेक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनके उस पे ये पार्टिसिपेट कर सकती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द कंटीजेंसी फंड जो स्टेट के वो कौन ऑपरेट करेगा, तो कंटीजेंसी फंड हमेशा की कंटीजेंस सिचुएशन में कोई समस्या है, कोई मान लो कोई दिक्कत आ गई, स्टेट सही तरीके से रन नहीं कर रहा, या मशीनरी स्टेट की प्रॉपर नहीं काम कर रही, या अनफॉर्सीन एक्सपेक्टेचर कोई आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो उस सिचुएशन में कंटीजेंसी फंड स्टेट का जो है वो गवर्नर के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, और जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा वो पार्लियामेंट की सब्सिडेंट अप्रूवल के बाद ड्रॉन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटीजेंसी ऑफ फंड, तो कंटीजेंसी फंड के लिए जो हमारा है वो लेजिस्लेचर जो स्टेट का है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या वो बनाएगा कि जब कंटीजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको बनाएगा। अ बिल अदर देन मनी बिल विच पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई बिल जो कि पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पहली बार, अगर वो पेंडिंग पर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो कितनी समय तक, कितने महीने तक वो पेंडिंग रह सकता है, तो वो 3 महीने से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रह सकता है, ऐसा आर्टिकल 197 बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो 162 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो बताता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन कितना है, कहाँ तक जो एग्जीक्यूटिव पावर है कार्यपालिका जो है स्टेट की उसका पावर लगता है, तो आर्टिकल 162 प्रोविजन इस पे दिया गया है, जो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करती है, जो कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ स्टेट जो है वो अपना पावर का यूज करके वहाँ पे लॉ बना सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट के बारे में है वो आर्टिकल 168 में दिया है, तो एक का जो है वो 3 हो गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में जो है वो 178 बात करता है, जबकि सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए जो हमारा आर्टिकल है मेंबर का वो 195 है। मनी बिल हमारा 199 में स्टेट लेजिस्लेचर का दिया है। तो अगर बजट डिस्क्लोज हो जाता है कि इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अगर बजट डिस्क्लोज हो जाएगा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा, अगर वो ऐसा होता है तो इसके लिए, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और वो पनिशमेंट भी उसके लिए ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है स्टेट का वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही वो पूरी तरीके से उस पर
उसका वो करता है, देख रेख करता है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही चुन के आता है कहीं ना कहीं। इस आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट काउंसिल मिनिस्टर स्टेट की बात करता है। इसमें चीफ मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें से जो एडवाइस होती है वो चीफ मिनिस्टर की होती है, और मिनिस्टर पूरी तरीके से ऑफिस गवर्नर के प्रीजर तक होल्ड कर सकते हैं जब तक गवर्नर का प्रीजर है, जब तक गवर्नर की इच्छा है। जो इसे जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीजर के कॉन्सेप्ट पे बेस है। अंडर आर्टिकल 164 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पूरी तरीके से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए होगा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जो टेनर है, ये काफ़ी क्वेश्चन कुछ लोग 6 साल बताते हैं पहले, कुछ सब लोग अभी जो 2019 में इसको जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया तो इसका जो है वो 5 साल कर दिया गया। तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। Which of the following chief minister of Madhya Pradesh has not held office to the leader of House of Madhya Pradesh Legislative during the अपने टेनर में कौन ऐसा चीफ मिनिस्टर रहा है मध्य प्रदेश का जिसने जो ऑफिस है उसको मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को उसको नहीं वो करा है, नहीं उस ऑफिस के लिए को बार अपने टेनर में लाइबल रहा है। तो जो राइट ऑप्शन है वो गोविंद नारायण सिंह ऐसे हैं जो एक को बार अब तक ऑफिस लीडर जब वो हाउस के थे तो नहीं उसको हेल्ड करा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा। द मेन फोर्स फॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर फॉर द जो वर्क स्टेट गवर्नमेंट का है उसके लिए कि किस प्रकार से जो प्रोसीजर है या कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी उसका ध्यान रखना, उसकी देख रेख करना सेक्रेटरीट का काम है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द टेनर ऑफ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है ये तो मैं बता ही चुका हूँ। पहली स्टेट जिसमें पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी वो यूपी में थी। सुचेता कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर थी जो इंडियन रिपब्लिक के समय जब वो चीफ मिनिस्टर यूपी की 1963 में बनी थी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट तो सुचेता कृपलानी है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की पहले जो चीफ मिनिस्टर थे रविशंकर शुक्ला थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है नॉट ऑफिस द लीडर ऑफ हाउस ड्यूरिंग द टेनर। ये क्वेश्चन करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट का चल रहा है तो जो भी फाइल सेंड की जाएगी कैबिनेट की वो किसके पास जाएगी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाएगी। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ कॉमन सिविल कोड है कि जो कोड बनाए गए हैं, समान संहिता समान कानून है, वो गोवा में है। जो एक गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ कॉमन सिविल कोड है। तो राइट ऑप्शन ये है जो ये कॉडिगो सिविल प्रोसीजर 1857 के उस पे बेस्ड है जिसका इंट्रोडक्शन 1870 में किया गया था। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच वाज द फॉलोइंग स्टेज है प्रोड्यूस रिजर्वेशन अगर मुस्लिम जॉब और एजुकेशन के लिए, तो वो कौन सा प्रदेश है जिसने रिजर्वेशन देने की बात की है मुस्लिम जॉब और एजुकेशन का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देने की बात करी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 4% जो है उनको रिजर्वेशन मुस्लिम को दिया जाएगा, जो 50% उनकी लिमिट है। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरिम डिसीजन दिया है कि जो रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा है या बनाया है वो अभी फाइनल डिसीजन उस पर अवेटेड है या मैटर पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। तो ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको करा है। कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द अथॉरिटी कौन सी है जो नंबर ऑफ जजेज हाई कोर्ट के डिसाइड होंगे उसमें कौन सी है। तो ये अथॉरिटी हमारी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितने जज हाई कोर्ट में होने चाहिए। द नंबर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया में डिसाइड बाई प्रेसिडेंट। 216 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होंगी कि कितने टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा या ऑर्डर अपना वो करेगा
कि इतने मेंबर होंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विच एम फॉलोइंग इन नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट जजेज ऑफ हाई कोर्ट। जो इतने भी जज हाई कोर्ट के अपॉइंट होते हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। आर्टिकल 257 बताता है कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। वो जो वारंट और हैंड सील के आदि आते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो ये है वो सी होगा। तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट जो हमारा इंडिया है, आर्टिकल किस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत वो कंसल्टेशन करता है चीफ जस्टिस से। अगर कोई भी जज हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए वो कंसल्टेशन करता है चीफ जस्टिस के साथ। ये आर्टिकल 222 बताता है। हमारे आर्टिकल 222 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, किसके कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस के। ये थर्ड जज केस पे मामला रिफर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया है कि अगर कोई भी जज को हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सहमति है वो लेना बहुत ज़रूरी है। या कोलिजियम जो है वो कम से कम उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, इसमें से चीफ जस्टिस जो होंगे वो 2 हाई कोर्ट के होंगे, जो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र रिलेटेड ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो एक्टिंग जज हमेशा जब अपॉइंट किया जाता है तो वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पेंशन अगर रिटायर जो हाई कोर्ट जज है वो कहाँ से चार्ज करी जाएगी, तो जितनी भी पेंशन होती हैं वो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। जो हाई कोर्ट की अपने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है। ये हमारे आर्टिकल 217+1 और 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 इसके बारे में बात करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट का जज जो है वो 62 साल से ऊपर सर्विस नहीं दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना है कि 25 हाई कोर्ट है, बिल्कुल पंजाब हरियाणा को जो है चंडीगढ़ उसकी कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की खुद की हाई कोर्ट है, तो राइट ऑप्शन 1 और 3 है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ हाई कोर्ट एंड जुडिकेचर इन इंडिया में कितनी है, तो फिर भी 25 है। ईच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इज जुडिक्शन इवन वन और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसकी कई सारी सब बेंच हैं, जैसे नागपुर बेंच है, बॉम्बे बेंच है, दादरा नगर हवेली बेंच है, गोवा बेंच है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। हाउ मैनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव जुडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। तो कम से कम 3 ऐसी कोर्ट हैं जिनका जुडिक्शन लंबा है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड में लगता है। बॉम्बे का जो है वो महाराष्ट्र, गोवा में लगता है। पंजाब हरियाणा का पंजाब और हरियाणा में लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू जो रिट इशू करती है वो पावर हाई कोर्ट का कौन सा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, स्टैचुरी राइट भी है, फंडामेंटल राइट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जो पावर इशू करता है रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, उसमें से रिट में हाबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोविजन, क्विड वारंटी और सर्टोरी आता है। जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो जनरली लिमिटेड है पार्ट 3 के मामले में, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी और प्रकार के जो लीगल राइट है उनको इन्फोर्स कराने का काम करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। हाई कोर्ट जो है वो बेटर पोजीशन में है प्रोटेक्ट करने के, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ प्रोटेक्ट ओनली। तो ए और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। व्हाट आर द नेचर ऑफ डिस्प्यूट इन बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने गया है वो बेसिकली किस चीज़ पे बात करता है। वो टाइटल सूट की बात करता है कि ये टाइटल किसका है, ज़मीन किसकी है। तो जो बाबरी डिस्प्यूट राम जन्मभूमि का मामला है वो टाइटल डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया। ऑल हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजाइनेशन।
जितने भी हाई कोर्ट जज हैं वो एड्रेस कर रहे हैं अपना लेटर ऑफ रिजाइनेशन। तो जो लेटर ऑफ रिजाइनेशन हाई कोर्ट के जज हैं वो किसको देते हैं? जो जनरली हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। विच हाई कोर्ट स्टेयर द डिवोर्स बाई सेइंग तकल तलाक इज इलीगल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रहमतुल्ला के केस में ये बात की थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, जिन्होंने 1/3 जजेस जो है हाई कोर्ट के नादर स्टेट में भेजे थे। तो इसमें जो जस्टिस हीरालाल जे कानिया है जो चेयरमैन और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस HR कानिया की 80 की रिपोर्ट जो है कमीशन की वो रिकमेंड करती कि 1/3 जो जजेज हैं हाई कोर्ट के वो अदर स्टेट में भेजे गए। इसको मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बारे में पता लगता है। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ पे मेंशन है? डिस्ट्रिक्ट जज 233 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की बात करता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्म डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ पे नहीं इंक्लूड है? तो डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रिब्यूनल जज नहीं आता है। 236 सीधा बताता है कि डिस्ट्रिक्ट जज में जो सिटी कोर्ट का जज होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, चीफ जज जो स्मॉल कोर्ट केसेस का होता है, या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल जजेज हैं वो इसके पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे C होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और समस्याएं बहुत सारी हैं एजुकेशन की, ज़िंदगी में, एजुकेशन की लाइफ में। तो डरना नहीं है, ना किसी के सामने झुकना है। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। जैसे अभी SSC में गलत हो रहा है तो उस पर बोलिए, पढ़ते रहिए। सिस्टम बहुत ख़राब है। अब समस्याएं इतनी ज़्यादा आ रही कि बच्चे बताइए पढ़ने के बावजूद भी ये सिक्योरिटी नहीं है। जिस प्रकार से PCSJ को अभी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया, तो नए यंग जो ग्रेजुएट आ रहे हैं वो पढ़ पढ़ के पैसा बर्बाद करके ही कहाँ जाएंगे। तो ऐसे आवाज़, ऐसे सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। कि घाव गहरा था बहुत पर दिखता ना था, दिल में बहुत दुखता था पर कोई समझता ना था। तो ये सब स्टूडेंट समझ रहे हैं। अब बाद में सब कहते तो हैं कि मुझसे कह सकता था। सरकार के पास जाओ तो वो ज्ञान देती है कि जो एजेंसी करा रही उसके पास जाओ, एजेंसी के पास जाओ तो सरकार के पास फंडिंग नहीं, सरकार प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं कर पा रही, प्रॉपर वैकेंसी नहीं निकाल पा रही। तो जब जब कहना चाह कोई सुनता ना था। तो यही कहानी आज के दौर में स्टूडेंट की है। और अगर ऐसे आवाज़ के खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा, धरातल पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। कि हिंदुस्तान किसी बाप के, हिंदुस्तान किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये शायरी है जो आज लोगों में जुनून पैदा करती है, लड़ने का साहस देती है। तो ज़िंदगी में हारना नहीं है, लड़ते रहना है, प्रयास जारी रखेंगे। कि दौर आएगा, समय आएगा, बस आप अपना प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए और लेक्चर को देखते रहिए आप सब लोगों के लिए। तो फिर मिलेगा आपका दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबाद। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।